औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जनाब, आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो इजराए डिग्री के बारे में बात करनी है कि जब एक डिग्री और जजमेंट पास हो जाती है तो उस पर अमल दरामद जो है वो किस तरीक़ाकार के मुताबिक करवाया जाता है। इसके तरीक़ाकार को हम कदम बा कदम समझते हैं कि हमारे कानून इस बारे में क्या कहता है, कानूनी मामलात क्या कहते हैं, हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कहता है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स क्या कहती हैं। क्योंकि ये जो इजरा डिग्री का कानून जो है ना, इसको किसने डिज़ाइन किया है, इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिज़ाइन किया है। और जो कि ड्यूटी जजेस आते हैं या जितने भी जजेस हैं ना, सिविल जजेस हो गए या ऑनरेबल अपील के सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हो गए, इनका काम होता है इन पैरामीटर्स पर अमल दरामद करवाना, किस चीज़ की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हदायत को फॉलो करते हुए। अब मैं इस वक्त अपने नंबर 1 पॉइंट की जानिब गामज़न हूँ। जब एक डिग्री और जजमेंट पास हो जाती है तो उसके बाद मरला दरपेश आता है उस पर अमल दरामद करवाने का। अब ऐसे केस को कोई जज खारिज नहीं कर सकता, डिस्पोज नहीं कर सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ है, डिग्री एंड जजमेंट पास हो गई है जो है, और ना ये लिख सकते हो कि इसने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के मुताबिक लिया, जबकि आपके पास सबूत भी नहीं मौजूद जो है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं, इसमें बुनियादी तौर पर 2 सवालात होते हैं कि जनाब आपके कोर्ट ने मेरे हक़ में डिग्री पास की थी, एक्स पार्टी एज़ पर प्रेयर रैम कैटेगरी का डिसीजन जो है वो मेरे हक़ में आया हुआ है, तो मैं जजमेंट एंड डिग्री पर अमल दरामद करवाना चाहता हूँ। तो उन्हें जज साहब कहेंगे कि जनाब आप एप्लीकेशन मूव करें। खैर यहाँ पे तो एप्लीकेशन मूव होती हैं, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं, वो कहती है कि यार ना आपका टाइम वेस्ट हो ना हमारा टाइम वेस्ट हो, आप इसके साथ ही डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल को अटैच कर दो। इसलिए 2 या 3 हेडिंग्स में डिसीजन आ जाता है ऐसे पर्सन के हक़ में जिसने सबूत सारे साथ अटैच किए होते हैं, ताकि हमें आसानी रहे। मिसाल देता हूँ, सबूतों में क्या क्या चीज़ आ जाती है। सबूतों में एक बंदा कहता है कि यार फ़लाँ फ़लाँ अशख़ास जो है वो मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करते हैं, गैर कानूनी मुदाखलत करते हैं, मैं केस जीता हुआ हूँ। इसके अलावा मेरी तामीर को गिरा जाते हैं, मेरा माली नुकसान करते हैं, और मैं इनकी वजह से अब तक बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठा चुका हूँ। तो उन्हें क्या पेश करना चाहिए, उन्हें अदालत में इस चीज़ का सबूत पेश करना चाहिए। वह सबूत क्या है, असल 15 का कॉल रिकॉर्ड, जो कॉल रिकॉर्ड है जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर की इशुएंस करता है, उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं, उसके ऊपर गवाही दर्ज होती है चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब की। ठीक है, इससे साबित हो जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ डेट को इतने बजकर इतने मिनट पर इस शख्स की प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस हुई थी, उन्होंने इसको माली नुकसान पहुंचाया था, इसकी कंस्ट्रक्शन को डीमॉलिश किया था। जी जनाब, अब मैं गामज़न हूँ स्टेप नंबर 2 की साइड पे। मैं जा रहा हूँ फेस नंबर 2 की तरफ, पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि आपने जितनी रजिस्टर्ड पुलिस कंप्लेंट्स करवाई है ना, वो भी आपने साथ उसकी अटैचमेंट कर देनी है। क्योंकि बाज़ जजेस होते हैं ये क्वेश्चन अरेज कर लेते हैं कि जी आप पुलिस स्टेशन गए थे, बाज़ होते हैं वो नहीं अरेज करते। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास आपका डॉक्यूमेंटेड वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। आप उन्हें कह सकती हो कि जनाब मैं तो मुतअद्दिद मरतबा गया हूँ, पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, पुलिस जो है वो सहूलतकार का काम सर अंजाम दे रही है। पेज नंबर 3 की साइड पर गामज़न हूँ। इसमें क्या है कि अगर एक बंदा क्वेश्चन ये रेज़ करते हैं कि जी मेरी भी यही प्रॉपर्टी है, केस हारने के बावजूद, हालांकि केस तो आप जीत चुके हो, चाहे वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जज साहब ने आपको उसका मालिक करार दिया है, आपके हक़ में एक्स पार्टी एज पर प्रेयर फैसला आया है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने ऑनरेबल जज साहब से दरख्वास्त करनी है कि जनाब इसकी रजिस्ट्रीज़ मंगवाएं और वेरीफाई करवाएं। ये तो जाली रजिस्ट्रीज़ हैं, आज तक इसने अपनी रजिस्ट्रीज़ किसी कोर्ट में पेश ही नहीं की,
कोई सबूत लगाया ही नहीं, ज़ीरो बेस है, सारा सिस्टम ही ज़ीरो बेस है। फोर्थ स्टेप में क्या है? फोर्थ स्टेप में आपने अपनी साइट से विटनेसेस की रिकॉर्डिंग करवा देनी है, रिटन फॉर्म में भी और ऑरल फॉर्म में भी, और उनकी पर्सनल प्रेजेंस जो है वो कोर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जनाब, यहाँ तक समझ आ गई मेरी सारी बात की। फिफ्थ स्टेप क्या है कि अगर उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट में मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी है, यानी मुख्तलिफ अदालतों में एक जगह वो कह रहे हैं कि यार इसका तो फ़लाँ बंदा मालिक था और बाकी उसके गवाह बने हुए हैं, दूसरे कोर्ट में कह रहे हैं जी इसका तो मैं मालिक हूँ, बाकी सारे उसके गवाह बने हुए हैं, तीसरे कोर्ट में वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो अदालत की तरफ से इतला ही कोई नहीं मिली, 358 में दिन वो दरख्वास्त लेके आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल के साथ मिसमैचिंग है, जबकि इतला उन्हें मिली हुई थी और उनके वारंट भी निकले हुए हैं। चौथी कोर्ट में जाके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इस प्रॉपर्टी का मालिक ही मैं हूँ। एक बंदा क्या कहता है, दूसरा उनका काउंटरफेट आंसर क्या आता है कि नहीं जी ये तो सारे लोग फौतगी पे गए हुए हैं, जबकि कोई कह रहा है मैं उजरत कमाने गया हुआ हूँ, किसी का भाई ये स्टेटमेंट दे रहा है कि वो उजरत कमाने गया है, वो ख़ुद भी इसमें इन्वॉल्व है। कोई कह रहा है रूपोश हुआ हुआ हूँ मैं, वो ख़ुद बता रहा है मैं रूपोश हुआ हुआ, वो सबको इंतकाल पे भेज रहा है। कोई कह रहा है जी मैं अपनी मिसेज़ का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, मेरा बेटा ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो बीमार है। तो ये मिसमैचिंग होती है किससे? दस्तावेज़ात से, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल से, इसके अलावा सर्विस प्रोसेसर की रिपोर्टिंग से, इसके अलावा वारंट ब्रांच की रिपोर्टिंग से, इतनी चीज़ों से, और इसके अलावा लोकल कमीशन रिपोर्ट से। जब एक बंदा खुद एडमिशन एंड कन्फेशन कर लेता है ना तो पीछे कोई गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है जी। जी जनाब, अब मैं इस वक्त गामजन हूँ पॉइंट नंबर 6 की जानिब। इजरा डिग्री में पॉइंट नंबर 6 क्या है? दूसरी काउंसिल के पास टाइम होता है मैक्सिमम 30 दिन का, इसमें टाइम बार्ड की लिमिटेशन आती है। ठीक है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2003 MLD पेज नंबर 1983। ओके, इसमें अगर 30 दिन में ना कोई रिप्लाई आता है, ना कोई रिटर्न फीडबैक आता है, ना कोई पावर ऑफ अटार्नी आता है, अगर आ भी जाए उसके बाद डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड होते हैं, तो उनके आने या ना आने की कोई वक़्त नहीं रहती। आपने ये केस का लाजमी डिसीजन करना होता है। किसके फेवर में करना होता है? जो बंदा मुसलसल कंटेंट कर रहा है और जो सबूतों की भरमार आपके सामने क्रिएट कर चुका है। ठीक है जी। जी जनाब, अब मैं 7वें स्टेप की जानिब गामज़न हूँ। 7वें नंबर पे हम लोगों ने क्या काम करना होता है इजरा डिग्री में? इसकी हमारे पास रेमेडीज़ क्या है? एक रेमेडी तो हमारे पास ये मौजूद है कि उन्हें गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए, सेक्शन 94 CPC का जो है। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन मूव करते हो, ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 CPC की, जैसा कि मैंने मूव किया, और उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाते हो सेक्शन 94 CPC का, तो ये आती है। इसको आपने रीड किसके साथ करना है? इसको आपने रीड करना है सेक्शन 151 CPC के साथ। ये जो एप्लीकेशन है ये ज़ाब्ता दीवानी में आती है। ठीक है, फौजदारी में नहीं आती। पॉइंट टू बी नोटेड लीगल कि ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी में नहीं आती, ये आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन दीवानी में। इसमें अब कौन कौन सी सज़ा का तयन किया गया? इसमें जनाब अली सज़ाओं का तयन कुछ इस तरीक़ा से किया है कि आपने एक दफ़ा तो उसके बेलेबल वारंट अरेस्टेशन जारी करनी है, लेकिन जहाँ पे सेक्शन 94 आ जाता है तो वहाँ पे नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, उसमें 3 से 4 रेमेडीज़ दी हैं, और बाज़ जगह हमें 6 से 7 रेमेडीज़ दी हैं, वर्ल्ड वाइड यही चल रही हैं। उसमें क्या है जी कि उसे आप लोगों ने गिरफ़्तार करके अदालत लाना है, उसके बाद उसे सिविल प्रिजन में भेज देना है। सिविल प्रिजन का मतलब है कि जेल में, जिस तरह के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौंसल में जेल है, ज़िला कौंसल की जेल है, इधर जेल के पास भी जेल के खाना जात की जेल है, सेंट्रल जेल है, हर जगह होता है ना सिविल प्रिजन का। कितने टाइम पीरियड के लिए भेजना है? 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए भेजना है। ये वाज़ेह तौर पे लॉ में लिखा हुआ है। मैं जिस भी कोर्ट में गया हूँ मैंने हाईलाइटेड कॉपी फराहम की हुई है, पहले दिन की हुई हैं, ताकि किसी को कोई एम्बिग्विटी जनरेट ही ना हो। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात की? इसके अलावा सेकंड रेमेडी क्या है कि अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो आपने उसकी अटैचमेंट कर लेनी है और उसको सेल कर देना है। अगर उसने गैर कानूनी तामीर की है और केस में साबित हो रहा है कि उसने पहले भी आपको खासा ज़्यादा माली नुकसान पहुंचाया हुआ है। थर्ड रेमेडी क्या है कि उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, यानी उसके बैंक अकाउंट है, असासा जात है, करंट एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं, तो उससे पैसा जनरेट करना है, उसके वहीकल को सेल कर देना है आपने जो है। ठीक है जी।
फोर्थ रेमेडी क्या है? फोर्थ रेमेडी ये है कि नहीं यार, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो आपने उसकी बिल्डिंग जो उसने कंस्ट्रक्शन करवाई है डीमॉलिश करना है, और उसके अलावा उसे जेल में आपने लाजमी भेजना है। इसके अलावा अदर इंटरलोकेटरी स्टेप्स हैं। ये तमाम प्रोसीडिंग आती है सेक्शन 94 सीपीसी में। अब इसमें अगर एक बंदा आके कह देता है कि जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है? एक साहब आते हैं ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट के जज साहब के साथ, और वो उनके पास आके कहते हैं, और एजेंट है खासे ज़्यादा, उनकी मिसेस भी खासी ज़्यादा एजेंट है। तो यहाँ पे इंसानी हमदर्दी को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि वो जज साहब के भी फादर फिगर के बराबर है और वो मदर फिगर के बराबर है, इसके अलावा जो कैंडिडेट है ना, जो केस लड़ रहा है, उसके भी फादर फिगर और मदर फिगर के बराबर है। इसमें रेमेडी क्या लेनी है? और वो कह रहे हैं जी मैं गरीब हूँ। अगर उनकी एक मरला की फ़र्द की अटैचमेंट होती है, दो मरला की होती है, तो उनकी अटैचमेंट कर लेनी है। इनके अलावा जितने भी दूसरे कैंडिडेट हैं, जैसा कि रिस्पोंडेंट नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गए, जितने भी हैं सो ऑन, उनमें से किसी ना किसी की करकी करवानी है, यानी आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है। मिसाल के तौर पे रिस्पोंडेंट नंबर 6 की कर दी, रिस्पोंडेंट नंबर 7 की कर दी। क्यों? अमाउंट पूरी करनी होती है। नए लॉ के मुताबिक, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक, आपने मार्केट वैल्यू के लिहाज से चलना होता है। जैसा कि आजकल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने प्रॉपर्टी का रेट जो है वो 5% और इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है जी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है। तो उतनी अमाउंट जनरेट करवानी है। हम घर बनाए ना एक, तो कम अज़ कम 15 मिलियन 20 मिलियन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, यानी 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ के राउंड अबाउट आ जाते हैं। तो इस लिहाज से आप देख लेंगे प्रॉपर्टी की क्या वर्थ है। उसमें ऐसे काम नहीं चलेगा कि अगर हम 1-1 लाख के 2-2 लाख के स्टेप बाय स्टेप में चल के लेते रहे, चले इसमें कुछ देर तो ये चल जाएगा, लेकिन इस तरह के मल्टीपल जुर्माना जात करने पड़ेंगे, या जुर्माने करने हैं। फिर आपने ये स्टेप है आपसे कि हर पर्सन पर इक्वल बर्डन जनरेट करना है, इवन स्टीवन लेवल को आपने साथ लेके चलना है। मिसाल के तौर पे अगर एक एक बंदा 12-12 लाख रुपया देता है तो 96 लाख जनरेट होता है। क्यों? इसमें वो कहते हैं जो उसका माली नुकसान हुआ है, ला कहता है कि उसे नेट कैश की शक्ल में आपने अदा करना है। बाकी जो पैसा है, बाकी पैसे का आपने क्या करना है? बाकी पैसा कोर्ट ने रिटेनिंग में रख लेना है कि यार वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, इन्होंने कल को फिर कोई शरारत की, जैसे कि सिफारशी आने के बाद ये कहते थे कुछ दिन बाद फिर अटैम्प्ट लेंगे, या इन्होंने फिर कोई बचगाना हरकत की, तो उसका कौन ज़िम्मेदार है? तो उनको फिर जेल नहीं भेजना सिविल प्रिजन में। इंसानी हमदर्दी के मुताबिक, अखलाकियात के दायरा कार को, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। क्यों? क्योंकि उनकी एज इसकी इजाज़त नहीं देती, ना ही बाकियों को जेल भेजना है। उसमें मचलका जमा हो सकता है, उसमें नेट कैश जमा हो सकता है, इस तरह की कोई रेमेडी ली जा सकती है। जनाब, स्टेप नंबर 8 की साइड पर गामज़न हूँ। इसमें जो तौहीन अदालत के साथ, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है, वो हमें किस बारे में गाइड करता है? वो कहता है कि ये चीज़ें लेने के बाद जो उन्होंने तामीर की है, आपने बैलफ भेजना है। बैलफ की जो फ़ी है, फ़ी भी आपने चार्ज करनी है रिस्पोंडेंट से, क्योंकि वो बेचारे ने तो ऑलरेडी खासे ज़्यादा एक्सपेंसेस बिल्ड कर लिए हैं, और उसे डिमॉलिश्ड करवाना है, क्योंकि गैर कानूनी तामीर उन्होंने की हुई है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी का मालिक तो वो है कानूनी तौर पे जो है, उसे डिमॉलिश करवाना है, उसकी पिक्चर बनानी है, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट में पेश होनी है। इसके अलावा जो बाकी मरला जाता है, अगर एक अमानुल्लाह भट्टी जैसे जज ने कोई फेलिनियस डिसीजन दे दिया है 28/6/2024 को, जिसमें वो खुद टेम्परिंग में इन्वॉल्व है और डिलिबरेटली वो लोग डिसअपेयर्ड है कोर्ट से, और वो एक अजीबो गरीब इजराई डिग्री के केस में जाई जा रहा है, मेरी तो समझ से ही बाहर है। 1-5 जो है वो उससे मच मोर सुपीरियर अथॉरिटी है, चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब है, ये एक थर्ड क्लास जज है, लॉ बनाया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ये कौन है? ठीक है, इस तरह के बंदे को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। अमानुल्लाह भट्टी जैसे बंदे को जूतियों का हार पहना के, इसका मुंह काला करके, साथ ही इसके रीडर का भी मुंह काला करके, जूतियों का हार पहना के, जवेद हाशमी का, उसे भी चौक में सरेआम फांसी दे के लाइव टेलीकास्ट चलाना चाहिए जो है। इसके बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को और मजमा साथ लगाना चाहिए, ताकि लोग इबरत हासिल करें। जुडिशल कमीशन है आपका, वो आपका कल्परेट है, उसने भी रिश्वत लेके इसकी सिलेक्शन की हुई है 10 साल पहले जो है। मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है वहाँ से जो है। 10 साल का इसका कैरियर है, जहाँ जाता है इसी तरह की हरकतें करता है, लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर रहा है ये बंदा जो है। हाफजाबाद से इसका ताल्लुक़ है, गुजरांवाला, हाफजाबाद, वज़ीराबाद, गखड़ मंडी साइड,
दसका, मैं इन सारे एरियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्यों? मेरे नाना जान और नानी जान का ताल्लुक गखड़ वगैरह के एरिया से था। वज़ीराबाद इनके खासे रिश्तेदार रहते हैं। वर्स्ट कोर्ट सिस्टम है इनका। माइनर सा काम कराना और डायरेक्शन लेनी पड़ती है ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो है। प्रॉपर्टी के ज़्यादातर डिस्प्यूट है यहाँ पे। 3 कास्ट के पर्सनस रहते हैं यहाँ पे। बट हैं शेख फैमिली के लोग रहते हैं, इसके अलावा राजपूत फैमिली के रहते हैं। पूरे एरिया को मैं फिंगर टिप्स पे जानता हूँ। जी जनाब, इस वक्त मैं फेस नंबर 9 की साइड पर गामज़न हूँ, जो कि हमारा आखिरी स्टेप है आज के टॉपिक का। अच्छा, जहाँ पे तौहीन अदालत का केस आ जाए ना, ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 ज़ाब्ता दीवानी यानी सिविल कोड प्रोसीजर 1908 के मुताबिक, और इसके साथ सेक्शन 94 CPC का है। तो जब आप तामीर करने जाते हो और बैलफ लेते हो ना दूसरे कोर्ट में जाके, जहाँ पे डिसीजन रिवर्स होता है, इसके बाद कमिश्नर से आप लिखवाते हो, क्योंकि एरिया ऐसा है कि किसी ने 1 मर्डर किया, किसी ने 2 मर्डर किया, तो कमिश्नर से आप लिखवाते हो कि कल को यार ये अपना बंदा मरवा के मेरे ऊपर ही एलिगेशन ना लगा दे, मेरा तो कोई कंसर्न नहीं, मैंने तो इनके साथ सबके साथ दस्ते शफकत रखा है, इनमें से किसी को जेल भी नहीं भिजवाया जो है। तो ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 और जो बाकी प्रोसीजर है वो कहता है कि अगर कोई भी बंदा मुदाखलत करे, एनी पर्सन अथॉरिटी एसोसिएशन, तो वो उसी कोर्ट में बंदा दोबारा एप्लीकेशन मूव करेगा और उसके ऊपर तो ही नई अदालत लगेगी और उसे जेल भेजा जाएगा। ये नहीं है कि वो 1 साल बाद ख़त्म हो सकता है। एनी टाइम, किसी वक्त भी वो तामीर कर रहा है, मुदाखलत करता है, तो वो जेल में जाएगा। ये याद रखना है। फौरी FIR कटेगी उसकी, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले ही उसके हक़ में हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो खासी पसंद आई होगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।